लक्ष्य एकेडमी अरण्य गुरुकुलम की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हम संविधान विषय की विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लासों में हमने संविधान के निर्माण, विशेषताएं तथा अभी संवैधानिक इतिहास को पढ़ा था। जाना था कि हमारे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, उसका निर्माण कैसे हुआ था तथा किन किन महत्वपूर्ण अधिनियमों से हमने कुछ प्रावधान अपने संविधान में ग्रहण किए, जिनकी विस्तृत चर्चा हम कर चुके हैं। आज से हम संविधान को भागवार पढ़ेंगे, जिसकी हमने पहले संक्षिप्त चर्चा की थी। हर एक भाग को डिटेल में समझेंगे कि उसमें क्या लिखा है, किस चीज को समाहित किया गया है तथा वह क्यों रखा गया है। इसी क्रम में आज पहले भाग से हम शुरुआत करते हैं, जो कि है भाग 1, राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन, अनुच्छेद 1 से 4। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अनुच्छेद 1 से 4 में राज्यों की प्रकृति व राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। प्रकृति अर्थात कि इनका अस्तित्व क्या है, इनका नेचर क्या है, ये बने कैसे, इनका विभाजन कैसे होगा या इनकी समाप्ति कैसे होगी। दूसरा, अनुच्छेद 1 में सभी राज्यों की सीमाओं का वर्णन है तथा इनके नामों का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही अनुच्छेद हमें दो बातें और बतलाता है। पहला ये कि हमारे भारत देश का नाम और इसकी प्रकृति। नाम के लिए हमारे संविधान सभा में थोड़े मतभेद थे दो नामों को लेकर, जो प्रमुख हैं। एक है आपका भारत, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, एक है आपका अंग्रेजी नाम इंडिया। इन दोनों नामों को लेकर के मतभेद था कि किसे रखा जाए व किसे नहीं। बाद में इन दोनों नामों को शामिल कर लिया गया, क्योंकि भारत हमारा प्राचीनतम नाम है एवं इंडिया नाम से हम कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हो चुके थे, इसलिए इसे हटाना उचित नहीं समझा गया। दोनों नामों को एक साथ समाहित कर लिया गया। अनुच्छेद 1 स्वयं में अपने आप यह कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे यूनियन शब्द को आपको समझना अति आवश्यक है। यह यूनियन शब्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया था। हमारे यहाँ भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, जिसे हमने कनाडा से ग्रहण किया था। यूनियन शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, जिसे आपको जानना अति महत्वपूर्ण है। पहला, यह भारत में निर्मित राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, अर्थात हमने जो भारत संघ बनाया है वो राज्यों के बीच कोई सहमति नहीं हुई, बल्कि पूरे के पूरे एक भारत देश का निर्माण किया है, जिसे प्रशासनिक कार्यकुशलता के लिए राज्यों में बांटा है, न कि उनके संघों के द्वारा भारत संघ का निर्माण किया है। दूसरा ये कि किसी भी राज्य को पृथक होने का अधिकार नहीं है, अर्थात भारत स्वयं में एक इकाई है, जिसे केवल कार्यकुशलता के ही लिए राज्यों में बांटा गया है एवं इसका केवल एक ही अस्तित्व है, ये संपूर्ण रूप से एक है, ना कि बटा हुआ। एवं किसी भी राज्य को कोई भी अधिकार नहीं है कि वह किसी भी तरह से भारत संघ से अलग हो सके। आप ये समझ रहे होंगे कि इसे क्यों बनाया गया, क्योंकि हाल ही में हम 1947 में आजाद हुए थे और पाकिस्तान व भारत दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ था हमारे ही राष्ट्र को काटकर। उसकी संभावना भविष्य में ना हो, इसको खत्म करने के लिए यह प्रावधान अत्यंत महत्वपूर्ण था कि आगे चलकर कोई और भाग या राज्य अलग होने का मांग ना करे। तो आपको ये याद रखना है कि राज्यों के समय के दो अर्थ हुए। पहला, यह कोई समझौते का परिणाम नहीं है राज्यों के मध्य, व दूसरा, किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अब देखते हैं कि राज्यों की प्रकृति क्या है। तो भारत के लिए राज्यों की प्रकृति है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अर्थात राज्यों को मिटाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन भारत संघ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भारत एक संघ के रूप में ही रहेगा, किसी भी प्रकार का उसके अस्तित्व में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके उलट अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, जिसमें राज्य अपनी सहमति के द्वारा एक संघ का निर्माण करते हैं, जिसमें राज्य स्वतंत्र होते हैं, संप्रभु होते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। अब ये देखते हैं कि हमारे अनुच्छेद 1 में जो संघ राज्य क्षेत्र व राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, उनमें क्या क्या शामिल है। तो इसमें आपके समस्त राज्य क्षेत्र, समस्त केंद्र शासित प्रदेश व विदेशी क्षेत्रों से आधिपत्य किए गए क्षेत्र। हम देखेंगे
कि आजादी के बाद समय समय पर कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन पे विदेशी ताकतों का शासन था या कहीं कहीं पे राजतंत्र का शासन था, जिन्हें हमने विधि के निर्माण के द्वारा विधि का पालन करते हुए अपने भारत संघ में शामिल किया। उन्हें हम विदेशियों से लिए गए आधिपत्य क्षेत्र कहते हैं। अर्थात ये बहुत ही ब्रॉड वे में भारत संघ को बताता है कि उसमें कौन कौन शामिल है। अभी देखेंगे इन राज्यों का निर्माण कैसे होता है, उन पर एक नजर रखेंगे। अनुच्छेद 1 कहता है नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना संसद के द्वारा। अर्थात किसी भी नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना केवल और केवल संसद के द्वारा की जाएगी। नए राज्य का प्रवेश अर्थात ऐसे राज्य जो कि भारत क्षेत्र में विद्यमान नहीं है उनकी बात करता है। जैसे हमने सिक्किम का अधिग्रहण किया था 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से। सबसे पहले हमने 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 से सिक्किम को अपने भारत संघ में संबद्ध किया था। तत्पश्चात 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को अपने भारत संघ में पूर्ण रूप से विलय कर लिया। यहाँ पर वाग्याल या चोल राजतंत्र का शासन हुआ करता था, जिसने बाद में भारत संघ में विलय की अपनी इच्छा जताई व वहां की जनता भारत संघ में विलय होने के लिए अपनी इच्छा प्रकट कर चुकी थी, जिसके कारण सिक्किम राज्य का हमारे राज्य में विलय किया गया। इसके अतिरिक्त पुर्तगाली क्षेत्र व कुछ फ्रांसीसी क्षेत्रों का भी हमने इसी प्रकार विलय किया। अर्थात आप यह याद रखेंगे कि किसी भी विदेशी राज्य को अगर हमारे भारत संघ में शामिल करना है तो उसको अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया जाएगा। भविष्य में अगर हमने पाकिस्तान का अधिग्रहण किया तो वह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ही शामिल होगा। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। अनुच्छेद 3 यह कहता है भारत में विद्यमान राज्य को जोड़ना, घटाना तथा उनसे नए क्षेत्र का निर्माण करना अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। यह भी कार्य केवल और केवल संसद के द्वारा किया जाएगा। हम देखते हैं कि समय समय पर जनता की मांग के आधार पर व प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाता है, जो कि भारत संघ में ही शामिल है। इनके निर्माण करने की शक्ति अनुच्छेद 3 में वर्णित है, जो कि केवल संसद के द्वारा किया जाएगा। संसद को यह अधिकार है वह किसी भी राज्य को काट कर एक नए राज्य का निर्माण कर ले, दो राज्यों के कुछ क्षेत्रों को काट कर नए राज्य का निर्माण कर ले, या दो राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर ले, या किसी भी प्रकार से राज्यों में जो भी छेड़छाड़ है, जो भी परिवर्तन है वह केंद्र कर सकता है, संसद कर सकती है। वह चाहे तो पूरे के पूरे राज्य के अस्तित्व को भी समाप्त कर सकती है। इसके लिए दो प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। पहला यह विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश किया जाता है संसद में। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इस भाग के लिए भी एवं राष्ट्रपति की शक्तियों के लिए भी, क्योंकि यह आपसे पूछता है कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से कौन कौन से विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनमें से एक आप आज से याद कर लीजिए, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही राज्यों के विघटन या नए राज्यों के निर्माण का विधेयक पेश किया जाएगा। दूसरी प्रक्रिया यह है कि उस राज्य का जिसे हमें निर्माण करना है वह जिस राज्य के अंतर्गत आता है उसके विधानसभा में विचार विमर्श हेतु एक विधेयक भेजा जाएगा तथा उस विधानसभा की सहमति ली जाएगी। वह विधानसभा एक निश्चित समय में राष्ट्रपति को अपने सहमति या असहमति दोनों दे सकती है, परंतु राष्ट्रपति उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। संसद उस राज्य विधानसभा की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह स्वतंत्र है किसी भी राज्य के निर्माण के लिए, उसको खत्म करने के लिए या उससे नए राज्यों का निर्माण करने के लिए। तो यहाँ पे दोनों अनुच्छेदों को आप अच्छे से समझिए, अच्छे से याद रखिए, क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं और दोनों आपको कंफ्यूज करता है कि नए राज्यों का अगर हमें निर्माण करना है तो वह अनुच्छेद 3 से होगा, विदेशी राज्यों का जब हम अधिग्रहण करेंगे वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होगा। माफ कीजिएगा, नए राज्यों का निर्माण एवं उनका अधिग्रहण दोनों अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा एवं भारत की सीमा में जो राज्य विद्यमान है अगर उन्हें परिवर्तन करना है वो सारे परिवर्तन जोड़ घटाव आदि अनुच्छेद 3 के अनुसार किए जाएंगे। जैसे सन 2000 में हम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य बने जो कि देश का 26वां राज्य था। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद 4 की तरफ।
अनुच्छेद 4 ये कहता है कि नए राज्यों का गठन, नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की श्रेणी में शामिल नहीं है। अर्थात हम नए राज्य का जो भी निर्माण करते हैं, उसकी सीमा में परिवर्तन करते हैं, उसके नामों में परिवर्तन करते हैं, ये संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं गिना जाता। क्यों? क्योंकि ये संसद के साधारण बहुमत से पास होते हैं एवं साधारण बहुमत से पास किए गए विधेयक संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं आते। तो ये थे आपके संघ राज्य क्षेत्र और राज्य क्षेत्रों से जुड़े हुए प्रमुख अनुच्छेद तथा उसके प्रावधान। अच्छे से आप इन्हें देख लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, खासकर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से, और राज्य के संघ की परिभाषा की इसका अर्थ क्या है। अब हम जानेंगे कि कितने राज्य हमारे यहाँ उस समय थे, उनका पुनर्गठन क्या हुआ, उसकी क्या पृष्ठभूमि थी। 1947 में जब हम आजाद हुए तो 2 राजनीतिक इकाइयां आपके यहाँ कार्य कर रही थी। पहले थे ब्रिटिश प्रांत, दूसरी थी रियासतें। कुल 552 देशी रियासतें आपके यहाँ थीं, जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एकीकरण करके भारत संघ में विलय किया गया। परंतु 3 रियासतें ऐसी थी जो प्रमुख थीं, जिन्होंने विरोध प्रकट किया था। पहली थी कश्मीर, जिन्हें विलय पत्र के द्वारा बाद में सहमति से भारत संघ में विलय किया गया। दूसरी जूनागढ़, जिसे जनमत संग्रह के द्वारा विलय किया गया। तीसरी हैदराबाद, जिसे पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा भारत संघ में शामिल किया गया। ये बात हुई देशी रियासतों की। अब देखते हैं कि ब्रिटिश प्रांत कैसे थे। तो आपके यहाँ जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे वो 4 प्रकार के राज्यों में बटे थे। भाग क में थे वे प्रांत जिसमें सीधे सीधे ब्रिटिशों का आधिपत्य था। भाग ख में थे वे प्रांत जिसमें ब्रिटिशों के शासन के साथ साथ रियासतों के भी अधिपति थे। भाग ख में थे वे राज्य जो सीधे ब्रिटिश आयुक्तों के अधीन हुआ करते थे, तथा भाग घ में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को केवल रखा गया था। यह स्थिति थी आपकी आजादी के बाद 1947। तत्पश्चात राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी थी। इस क्रम में हम देखते हैं कि किन किन महत्वपूर्ण बातों को हमें जानना है, क्या प्रक्रिया हुई थी तथा क्या क्या बात की गई। आइए चलते हैं, एक नजर उस पर डालते हैं। सबसे पहले 1948 में एस के धर आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष थे एस के धर। उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया तथा उन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक कार्यकुशलता के आधार पर होना चाहिए तथा संपूर्ण राज्य को ऐसा बनाना चाहिए, संपूर्ण संघ को, कि जो राज्य हैं वो आपस में सामंजस्य बैठा के अच्छे से शासन चला सके। तत्पश्चात जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। उन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। लेकिन उसी समय दक्षिण के तेलुगु भाषी क्षेत्र में भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण के लिए व्यापक रूप से आंदोलन होने लगा। कांग्रेस के एक नेता पोट्टी श्रीरामुलु 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए। इससे आंदोलन और उग्र हो गया। अतः सरकार को झुकना पड़ा व भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग को स्वीकार करना पड़ा। इस क्रम में 10 अक्टूबर 1953 को सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो कि भाषा के आधार पर बनाया गया। इसी क्रम में अन्य राज्यों में भी भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण की मांग उठने लगी। इसलिए 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसे यह कार्य सौंपा गया कि वह यह निर्धारित करे, यह पता लगाए कि इस राज्य के पुनर्गठन के लिए और क्या किया जा सकता है, क्या अच्छा काम किया जा सकता है। इनके साथ एच.एन. कुंजरू व के.एम. पनिक्कर भी शामिल थे। 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात इन्होंने संस्तुति दी कि पूरे के पूरे संघ को, भारत संघ को 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाए तथा जो राज्य समान संस्कृति वाले, समान भाषा के आसपास हैं तथा समान रहन सहन के हैं, उन्हें साथ में रखा जाए। इनकी सिफारिशों पर कुछ संशोधन करते हुए 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित किया गया, जिसके अनुसार
संपूर्ण भारत संघ को 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। अभी की स्थिति में वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि उस समय 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे तथा 1956 के बाद कौन कौन से नए राज्यों का गठन किया गया एवं वर्तमान की स्थिति क्या है। तो वर्तमान में अभी हम 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब नजर डालते हैं उन 14 राज्यों पे। सबसे पहला बना आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई जिसमें महाराष्ट्र व गुजरात शामिल थे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास जो कि अभी तमिलनाडु कहलाता है, मैसूर जो अब कर्नाटक कहलाता है, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश, ये 14 प्रमुख राज्य थे। 6 केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, मिनिकॉय व अमीन द्वीप समूह, मणिपुर तथा हिमाचल प्रदेश थे। अब नजर डालते हैं कि 1956 में जब 7वां संविधान संशोधन किया गया, उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर हमने समय समय पे नए नए राज्यों का गठन किया। उन्हें एक क्रमवार देखते हैं। 1956 में ही हमने त्रावणकोर, कोचीन को मिला के केरल राज्य का निर्माण किया। तत्पश्चात 1960 में बंबई प्रांत को काटकर 2 अलग अलग राज्य मराठी भाषी महाराष्ट्र तथा गुजराती भाषी गुजरात को अलग किया। 1961 में दादर व नगर हवेली से पुर्तगाली शासन को समाप्त करने के लिए 10वां संविधान संशोधन कर से यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1954 में हमने पुर्तगाली शासन से दादर व नगर हवेली को अपने भारत संघ में शामिल किया था। 1962 में 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। 13वें संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया तथा 14वें संविधान संशोधन द्वारा पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। इसी क्रम में 1966 में पंजाब व हरियाणा को राज्य का दर्जा मिला व हिमाचल व चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 1969 में 22वें संविधान संशोधन द्वारा मेघालय का अधिग्रहण किया गया। 1975 में 27वां संविधान संशोधन द्वारा मणिपुर व त्रिपुरा को राज्य बनाया गया। इसके साथ मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसी क्रम में 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत के संबद्ध किया गया एवं 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। अगला क्रम है 1986 का 53वां संविधान संशोधन, मिजोरम को राज्य का दर्जा तथा 55वां संविधान संशोधन, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा। 1987 में 56वां संविधान संशोधन किया गया एवं गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। ये थे कुछ उस समय पुराने समय बने हुए राज्य। अब देखते हैं कि हाल ही में बने हुए राज्य कौन से थे। तो हाल ही में सबसे पहले आप ही का राज्य छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया, जो कि सन 2000 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा बनाया गया। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तराखंड बनाया गया, जो कि 27वां राज्य बना। बिहार राज्य को काटकर झारखंड बनाया गया, जो कि आपका 28वां राज्य बना। तत्पश्चात तेलंगाना में एक अलग राज्य की मांग आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में तेलंगाना नाम से उठी, जिसे 2014 में संसदीय अधिनियम के नाम से पारित किया गया। डेट थी 2 जून 2014। तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया, जो कि 29वां राज्य था। इसकी राजधानी है हैदराबाद तथा यह अलग हुआ आंध्र प्रदेश से, जिसकी राजधानी है अभी अमरावती। अभी जम्मू एंड कश्मीर को हाल ही में हमने धारा 370 को समाप्त करके भारत संघ में पूर्ण रूप से विलय कर लिया तथा एक सामान्य राज्य का दर्जा दे दिया। विशेष प्रावधान वहां से हटा लिए गए, विशेष राज्य का दर्जा उससे हटा लिया गया। यह 5 अगस्त 2019 को पेश किया गया था। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन जम्मू कश्मीर व लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उस समय हमारे देश में 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, जिन्हें परिवर्तित करके अब
28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 2020 में पिछले वर्ष में 26 जनवरी को दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को संयुक्त रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जो पहले अलग अलग हुआ करते थे। प्रशासनिक कार्यकुशलता के लिए, खर्चों को कम करने के लिए यह अति आवश्यक था, इसलिए इन दोनों को सामूहिक रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसकी राजधानी दमन थी। यह आपका 8वां केंद्र शासित प्रदेश बना। तो ये थे आपके भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र, उनके केंद्र शासित क्षेत्र तथा उनसे जुड़े प्रमुख अनुच्छेद, प्रमुख प्रावधान, प्रमुख समितियां, जिन्हें आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। इन राज्यों के बनने का सन, इनके प्रमुख संविधान संशोधन तथा ये किन राज्यों से जुड़ अलग होकर बने हैं, यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सन व राज्यों की जोड़ी मिलाने के लिए आपको व्याकरण की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आज हमने संविधान के भाग 1 को पूर्णतः समझ लिया, जान लिया कि उसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या अनुच्छेद हैं। आप इसका अच्छे से नोट्स बनाइए, एक बार अपनी रेफरेंस बुक एम लक्ष्मीकांत का अध्ययन अवश्य कीजिए, साथ ही में क्वेश्चन बैंक के माध्यम से प्रैक्टिस भी करते जाइए कि किस भाग से किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे रूप से सुदृढ़ हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।